नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास को, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण। जी हाँ, याद रखना, संविधान निर्माण की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि भारत में संविधान के लिए या संवैधानिक विकास के लिए कौन कौन से चरण थे, उन सब की बात कर ली थी अपन ने। संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार हुए, उन सब की बात कर ली थी। संविधान सभा के चुनाव होने के बाद संविधान निर्माण का कार्य किस प्रकार प्रारंभ हुआ, यह आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं संविधान निर्माण की। जी हाँ, याद रखना, बात है 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। सवाल पूछ लेगा, इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना, दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को कहां पे हुआ था? तो याद रखना है अपने को, दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जिस कक्ष को संविधान सभा कक्ष के नाम से भी जाना जाता था। इस याद रखना, इस केंद्रीय कक्ष को संविधान सभा कक्ष के नाम से भी जाना जाता था। इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ। याद रखना, पहली बैठक का आयोजन हुआ। और इस पहली बैठक का जब आयोजन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो उस प्रथम बैठक का, याद रखना, प्रथम बैठक का बहिष्कार हुआ। याद रखना, इस प्रथम बैठक का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। और बहिष्कार करने वाले कौन थे? तो याद रखना, मुस्लिम लीग पार्टी। कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग पार्टी। और मुस्लिम लीग पार्टी के अलावा कौन थी? हैदराबाद रियासत। याद रखना, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया गया। ठीक है, पहली बैठक का क्या किया गया? बहिष्कार। और इसी बहिष्कार के कारण एक व्यक्ति था, उसका नाम था चर्चिल। याद रखना, चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में क्या कहा कि संविधान सभा क्या है? कि संविधान सभा के हैं बिना दुल्हन की शादी के समान। तो याद रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार हुआ मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा। इसलिए बहिष्कार के कारण चर्चिल ने क्या कहा कि संविधान सभा क्या है? बिना दुल्हन की शादी के समान। संविधान सभा बिना दुल्हन की शादी के समान है। बिना दुल्हन की शादी के समान है। आप नोट करते जाइए मेरे साथ के साथ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और कहां पे हुई? दिल्ली में स्थित है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक। और इस प्रथम बैठक का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। और बहिष्कार किसने किया? तो याद रखना, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत। मानी मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और हैदराबाद रियासत ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। और विरोध के कारण
या बहिष्कार के कारण चर्चिल ने क्या कहा, संविधान सभा बिना दुल्हन की शादी के समान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड में जाता हूं, एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ आप। बना दिए? चलो खैर, बात करते हैं आगे की। नोट्स बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी प्रथम बैठक। प्रथम बैठक संविधान सभा क्या हो रही थी, प्रथम बैठक। और इसी प्रथम बैठक में सदस्य कितने उपस्थित थे, उपस्थित सदस्य याद रखना, उपस्थित सदस्य कितने थे 207। कितने सदस्य उपस्थित थे 207 सदस्य उपस्थित थे। याद रखना उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी 207। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, इस प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना, पहली बात तो ये देखना है, एक नोट लगा के लिखेंगे अपन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, तो याद रखना 9 दिसंबर से, माने 9 दिसंबर 1946 से बात कर रहे हैं, 23 दिसंबर 1946 तक। कब से कब तक, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। याद रखना, प्रथम बैठक अलग चीज है और प्रथम अधिवेशन अलग चीज है। और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस प्रथम अधिवेशन की बात करें तो सदस्य कितने थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 211। याद रखना, दोनों ही प्रश्न अलग अलग है और याद रखना दोनों ही परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो याद रखना कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य कितने उपस्थित थे 207। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो कब से कब तक चला, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 211। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अब बात करें प्रथम बैठक की। ठीक है, प्रथम बैठक, और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको लिखना ही है कि 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो संविधान सभा के सबसे ये क्या थी, ये संविधान सभा क्या थी, सबसे वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति। याद रखना, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया, अध्यक्ष। और अध्यक्ष भी कैसा था, याद रखना, ये अध्यक्षता कैसी थी, अस्थायी। याद रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति थे। याद रखना, वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति थे। यहां तक क्लियर। अब देखो आगे की बात करें, बात है 7 दिसंबर की। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप।
अब देखो, बात है 7 दिसंबर 1946 की बात है। 7 दिसंबर 1946 को B.N. राव, इस B.N. राव ने, याद रखना, इसे B.N. राव ने अनुशंसा की या सिफारिश की कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष। कब की थी सिफारिश? 7 दिसंबर 1946 को। किसने की थी सिफारिश? B.N. राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने सिफारिश की थी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात है 7 तारीख की। फिर बात करते हैं 9 दिसंबर की, जिस दिन प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, जेबी कृपलानी ने डॉक्टर, यहां लिख देता हूं मैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद हेतु आमंत्रित किया। कि अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए किसने आमंत्रित किया था? 9 दिसंबर 1946 को जेबी कृपलानी ने। याद रखना, किसने अनाउंस किया था? जेबी कृपलानी ने अनाउंस किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कि अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई कि सिफारिश किसने की थी, अनुशंसा किसने की थी? B.N. राव ने। कब की थी? 7 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को जब बैठक चल रही थी, याद रखना, संविधान सभा की जब प्रथम बैठक चल रही थी, तो जेबी कृपलानी ने अनाउंस किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखो आगे, बात करते हैं 9 दिसंबर 1946। याद रखना, इस दिन बहुत सारे काम हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक का आयोजन चल रहा था, तो अस्थायी अध्यक्ष तो किसे बना दिया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ में उपाध्यक्ष भी बनाया गया। याद रखना, क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष भी बनाया गया। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रैंक एंथोनी। याद रखना, फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी, याद रखना, अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी उपाध्यक्ष। और बात करें इसी तारीख की, तो 9 दिसंबर 1946 की बात करें, तो भारत में प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत कब से मानी जाती है? 9 दिसंबर 1946। मानी यूं कह सकते हैं, इसी दिन से। याद रखना, कौन सी तारीख से? 9 दिसंबर से। इसी दिन से भारत में प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत हुई। प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत कब से मानी जाती है? 9 दिसंबर 1946 से। अब आप ये कहोगे प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि आपने कभी पढ़ा होगा कि जब लोकसभा की जब प्रथम बैठक होती है, कि नवनिर्वाचित जो चुनाव होते हैं, तो नए चुनाव होने के बाद जब लोकसभा का गठन कर दिया जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखना, अस्थायी क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया जाता है, चाहे विधानसभा की बात कर लो, चाहे वो लोकसभा की बात कर लो, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं।
और इस प्रोटेम स्पीकर माने अस्थायी अध्यक्ष पद की शुरुआत कब से मानी जाती है? 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न पूछ लेगा यहां से कि भारत का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो आप क्या लिखोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। याद रह जाएगा कि भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 से ही भारत में प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत मानी जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब सुनो, देखो इसमें एक नोट लगा के एक चीज वो लिख देना अगर लिखना चाहो तो, कि भारत में प्रोटेम स्पीकर पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस। इंपॉर्टेंट है ये कि भारत में जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, मिटा दे यहां तक। अब देखो आगे, प्रोटेम स्पीकर का पद कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। कई बार क्या होता है कि जो वीडियो की जो क्वालिटी है ना, ये क्या कम हो जाती है, 144 पे चलने लग जाता है। जब अपन YouTube पे इसको देखते हैं ना तो 144 पे दिखने लग जाता है, इसलिए साफ नहीं दिखाई देता। तो याद रखना, YouTube की जैसे वीडियो चल रहा होता है ना, उसके राइट हाथ की तरफ ऊपर एक स्टार का सा निशान आता है, चिन्ह आता है, उस पे जो YouTube की सेटिंग होती है वो, उसमें क्लिक करके आप 240 पे या 360 पे देखोगे तो वीडियो की क्वालिटी और अच्छी नजर आएगी आपको। तो अपने फोन में से माने वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो ताकि आपको प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड पे होता है, ऑटोमेटिक मोड पे 144 पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जो साफ दिखाई नहीं देता है। बाकी अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी कंटेंट पे ध्यान दो आप, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के सिलेबस में पूरा का पूरा है। दिल्ली पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, ऑल कंपटीशन की एग्जाम की जो तैयारी होती है ना, उन सब में इंडियन पॉलिटिकल जरूर आती है, और संविधान निर्माण वाला जो टॉपिक है ये तो कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, अब सुनो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? याद रखना, प्रथम बैठक बात करी थी अपने 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक याद रखना 10 दिसंबर 1946 को। कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी, वो दूसरी बैठक में याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक नहीं थी वो बैठक थी कौन सी? तीसरी बैठक। तो याद रखना तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। याद रखना क्रम से तीसरी बैठक कौन सी थी? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बार 10 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, याद रखना जब क्या हुई? बैठक हुई, और इस बैठक में कौन कौन से कार्य किए? याद रखना कौन कौन से कार्य किए। तो इस दिन क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष पद हेतु नामांकन फॉर्म भरे। अब सुनो, नामांकन फॉर्म भर रहे किसके लिए? स्थायी अध्यक्ष पद के लिए। तो याद रखना नामांकन भरने वाले कौन कौन थे? अब सुनो इधर, नामांकन भरने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कितने फॉर्म लगाए? 2 फॉर्म लगाए थे साहब। ठीक है, दूसरे नंबर पे डॉक्टर प्रकाशम, इन्होंने लगाया एक फॉर्म। एक फॉर्म और कौन लगाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसने भी एक फॉर्म लगाया, इसने भी एक फॉर्म लगाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 फॉर्म लगाए। 2 फॉर्म क्यों लगाए? एक कहीं से रिजेक्ट हो जाए तो कम से कम एक तो बचेगा, इसलिए फॉर्म कितने लगे? तो याद रखना फॉर्मों की संख्या कितनी रही? 4। लेकिन याद रखना कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं अपन? 10 दिसंबर की बात करें। 10 दिसंबर को 3 बजे तक का टाइम था। कितने बजे तक का? 3 बजे तक का टाइम था कि आप में से कोई फॉर्म वापस उठाना चाहिए या फॉर्म वापस लेना चाहिए। तो याद रखना इसने भी फॉर्म वापस ले लिया, इसने फॉर्म वापस ले लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 फॉर्म भरे, दोनों रिजेक्ट नहीं हुए, तो इसने भी क्या कर लिया? 2 में से एक फॉर्म वापस ले लिया। ठीक है, और केवल एक फॉर्म बचा किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, एक फॉर्म बचा। तो याद रखना अगले दिन मानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब सुनो इधर कि 10 तारीख वाले दिन क्या काम हुआ इस बैठक के अंदर कि स्थायी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म भरा, और नामांकन फॉर्म में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 फॉर्म लगाए। डॉक्टर प्रकाशम जो था उसने एक फॉर्म लगाया, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था एक फॉर्म उसने लगाया। फॉर्म हो गए टोटल 4, व्यक्ति हो गए कितने? 3। अब सुनो इधर, डॉक्टर प्रकाशम ने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना फॉर्म वापस ले लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 फॉर्म लगाए थे, उनमें से एक फॉर्म वापस ले लिया। केवल अकेला कैंडिडेट बचा, इसके सामने दूसरा कोई व्यक्ति था नहीं, इसलिए याद रखना चुनाव हुए नहीं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध क्या बना दिया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक बार आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटाएंगे। अब ये तो बात हो गई अध्यक्ष की। अब अध्यक्ष बनाए तो संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष भी बनेगा। ठीक है, और इसी दिन बनेगा, बिल्कुल बनेगा इसी दिन, क्यों नहीं बनेगा? तो याद रखना 11 दिसंबर 1946 की बात है साहब, 11 दिसंबर 1946 के दिन की बात है। स्थायी अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और सुनो, इसी दिन की बात करें तो याद रखना उपाध्यक्ष बने 2। एक तो था H.C. मुखर्जी। कौन बना? H.C. मुखर्जी। ठीक है, दूसरा कौन बना? वीटी कृष्णमाचारी। याद रखना कौन बना? वीटी कृष्णमाचारी। अब आप ये कहोगे सर अध्यक्ष एक बन रहा है, उपाध्यक्ष कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। वैसे प्रावधान तो 5 उपाध्यक्ष का था कि 5 उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखो मामला क्या हुआ था। मामला ये हुआ था कि बात है 11 दिसंबर 1946 की, और मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो ऐसे मुखर्जी जिस जगह से चुनाव जीत करके आए थे, वो जगह 3 जून 1947 की बात करें तो वो जगह कहां चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। याद रखना पाकिस्तान में चली गई, और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब जब सदस्य ही नहीं है तो उपाध्यक्ष रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ठीक है, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? वीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया। अब सुनना, बाद में चुनाव करवा करके H.C. मुखर्जी को वापस संविधान सभा में लिया जाता है, लेकिन बाद में संविधान सभा के सदस्य ही रहते हैं ये,
उपाध्यक्ष नहीं बनते हैं। दोबारा कह रहा हूं, एस सी मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में चला गया और एस सी मुखर्जी का पद खाली हो गया। ऐसी स्थिति में वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और बाद में उपचुनाव करवा के एस सी मुखर्जी को संविधान सभा में वापस सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, न कि उपाध्यक्ष के रूप में। और अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान जो सभा थी, संविधान सभा, इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। और ये जो बी एन राव है ना, इन्होंने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया। याद रखना, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना, बी एन राव। बी एन राव ने संविधान सभा का सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था, प्रथम प्रारूप। जबकि अपन पढ़ते हैं प्रारूप समिति। अब देखो हुआ क्या था उस दिन कि बी एन राव कांग्रेस पार्टी में सबसे, जो कल भी मैं चर्चा कर चुका हूं इस बात की, कि सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कानून के जानकार थे ये। तो सभी देशों की जब यात्रा पे निकले ये संविधान का अध्ययन करने के लिए, तो अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में आइवर जेनिंग्स से मिलते हैं, जो संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे। और उनसे जब हेल्प की बात की तो उन्होंने नाम सुझाया कि आपके भारत के अंदर मेरे से भी ज्यादा कोई ज्ञानी व्यक्ति है और उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। मानी वो तो वो बात हो गई भाई, कांक में छोरा और गांव में ढिंडोरा, कि तुम्हारे भारत के अंदर ही मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए और आप अमेरिका में ढूंढ रहे हो ज्ञानी व्यक्ति। बोला कौन है वो? बोला भीमराव अंबेडकर है। तो वापस आते हैं और संविधान का जो इन्होंने प्रारूप बना रखा था, तो भीमराव अंबेडकर से दोबारा इसकी क्या करवाते हैं? जांच करवाते हैं। और इस प्रारूप की जांच के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। हो गया क्या? अब देखो, बी एन राव, इसने क्या किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया। अब सुनो, प्रथम प्रारूप बना दिया। इस प्रारूप की जांच के लिए, इसे प्रारूप की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को, याद रखना देश आजाद होने के बाद की बात है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब याद रखना, ये जो प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 1 + 6 = 7 सदस्य। 1 + 6 = 7 सदस्य। और ये एक कौन था? यहां नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। ये एक सदस्य जो था ना, ये कौन था? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जो था, उस भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है, कब बनाया गया था? अध्यक्ष कब बनाया था? 30 अगस्त 1947 को। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया जाता है?
30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा और कितने सदस्य बचते हैं? 6 सदस्य। इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उनकी बात करते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर। याद रखना, पहला व्यक्ति कौन था? एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद रखना, पहला तो था एन गोपाल स्वामी अयंगर और दूसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है। तीसरा था मोहम्मद सादुल्ला। चौथा आदमी था के एम मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्य प्रसाद मुंशी। अब यहां से ध्यान रखना, इसमें एक नोट लगा के लिख लेना एक बार कि प्रारूप समिति में मानी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेसी। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा यहां से कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति में शामिल था कौन था? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्य प्रसाद मुंशी। के एम माणिक्य मुंशी। याद रखना, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्य प्रसाद मुंशी। पहला व्यक्ति था एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा मोहम्मद सादुल्ला और चौथा के एम मुंशी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। मिटा दे एक बार इसको। ठीक है। अगर बात करें बी एल मित्तर, ठीक है, 5 नंबर पे कौन था? बी एल मित्तर। और बी एल मित्तर ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे दिया तो इसकी जगह कौन किसे लिया गया? एन माधव राव को शामिल कर लिया गया। ठीक है। फिर 6 नंबर पे अगर बात करें डीपी खेतान। ठीक है। अब डीपी खेतानी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना, डीपी खेतानी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मानी निधन हो जाता है इसका। और जब निधन हो गया तो याद रखना किसे शामिल कर लिया जाता है? टीटी। याद रखना, वो उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी था और यहाँ पे व्यक्ति दूसरे हैं, टीटी कृष्णामाचारी। याद रखना, टीटी कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार से एक तो था अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर था और 6 से क्या थे? सदस्य। और टोटल कैंडिडेट प्रारूप समिति में कितने थे? प्रारूप समिति, परीक्षा में सवाल पूछ लेगा। प्रारूप समिति का गठन जो बी एन राव ने संविधान का सबसे पहले जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और अगले दिन भीमराव अंबेडकर को इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया, मानी 30 अगस्त 1947 को। और 6 इसके अन्य सदस्य थे। याद रखना, 6 इसके क्या थे? अन्य सदस्य थे, जिनमें अगर पहले की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। दूसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा मोहम्मद सादुल्ला। चौथा
याद रखना के एम मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य था। नंबर 5 पे बी एल मित्र ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और उसके स्थान पे कौन आ गया, एन माधव राव। ठीक है। छठे नंबर पे डीपी खेतान का क्या हो गया, समय से पूर्व निधन हो गया, और उसकी जगह कौन आ गया, टीटी कथनामाचारी। और इस प्रकार 1+6 बराबर सभी, मतलब कितने सदस्य हुए प्रारूप समिति में, 7। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, अपने बात के लिए 9 तारीख की, 10 तारीख, 11 दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कौन सा काम हुआ? तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। याद रखना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे साहब, कि क्या रखे, उद्देश्य प्रस्ताव रखे, और इसमें 8 उद्देश्यों पर, कितने उद्देश्यों पर, 8 उद्देश्यों पर क्या हुई, चर्चा हुई। अब चर्चा हो गई तो इसे पारित भी होना था, तो याद रखना पारित कब होता है ये, तो याद रखना 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुए। याद रखना क्या हुए, पारित हुए। अब पारित हो गए तो इनका क्या हुआ, विरोध भी हुआ। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जैसे पारित हुए तो क्या हुआ, विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ, एक तो क्या हुआ, अतिशीघ्र इसे पारित कर दिया गया। याद रखना, क्योंकि हालांकि मुस्लिम लीग संविधान बनाने में शामिल नहीं थे, मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य संविधान बनाने में शामिल नहीं थे, लेकिन विरोध किन्होंने किया, भीमराव अंबेडकर पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति एम जयकर। ठीक है, इन दोनों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी माना कि संविधान बनाने में शामिल नहीं है, लेकिन इन उद्देश्य प्रस्तावों के बारे में मुस्लिम लीग पार्टी से भी राय मशवरा करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में इसको पारित नहीं करना चाहिए था। इस बात को लेकर भीमराव अंबेडकर और एम जयकर ने क्या कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव का, याद रखना, इस उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया, विरोध कर दिया। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करें। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करें। ठीक है, अभी इसी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देशिका बनती है, उद्देशिका, या ऑब्लिक में लिख देता हूं प्रस्तावना बनी। जो गवर्नमेंट जो किताबें होती है उनके पीछे लिखा होता है ना उद्देशिका, उनकी बात कर रहे हैं पढ़िया। क्या बनी, उद्देशिका बनी, मानी प्रस्तावना बनी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और इस प्रस्तावना के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाहते हैं कि याद रखना, संविधान लागू होने के बाद भारत क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। याद रखना, संविधान लागू होने के बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। किसके अनुसार? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कि संविधान लागू होने के बाद भारत क्या होगा, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अकॉर्डिंग कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव में था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सोचते थे कि जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा उसके बाद भारत क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, हर वीडियो में यही कहता हूं कि क्लास में जितने व्यूज आएंगे, जितने सब्सक्राइब होंगे, ठीक है, मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, याद रखना, हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख पाऊं। और साथ ही मैं इंडिया ज्योग्राफी की, जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, ठीक है, समय के अभाव में इंडिया ज्योग्राफी क्लास नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद वो रुकेगी नहीं। याद रखना कि जो ज्ञान गंगा है ये यूं ही बहती रहेगी, और याद रखना ये ज्ञान गंगा बिल्कुल क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का यूं ही साथ और आशीर्वाद मिलता रहा ना तो ज्ञान गंगा जो है ना इसी प्रकार चलती रहेगी। और जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए जो कैंडिडेट हैं, जो कोचिंगों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं, वो ज्ञान गंगा का यूं ही लुत्फ उठाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।